Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स क्लास में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को। तो स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ये जो हेडिंग्स मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं, आज के लेक्चर में हम इन सारे टर्म्स को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की जो बेसिक कंसेप्ट थी वो मैंने समझाई थी, और आप लोगों को ये भी समझाया था कि डॉट को हम कब इस्तेमाल करेंगे और क्रॉस को हम कब इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हेडिंग या आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है वो है इंट्रोडक्शन का। अच्छा बेटा याद रखिए, डिफिनीशन भी आप लोग कह सकते हो। स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनकी रिजल्ट में हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को बेटा हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ फिर एग्जांपल्स आप लोगों को समझाया था कि जो हमारे पास वेक्टर्स की जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो हमें स्केलर क्वांटिटी भी दे सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी भी दे सकते हैं। स्केलर कब देंगे, वेक्टर कब देंगे, तो ये काफ़ी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए इंट्रोडक्शन में, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड इट गिव अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे, तो इस तरह के प्रोडक्ट, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर हेडिंग लगानी है डॉट प्रोडक्ट। तो आप लोग कहोगे कि ये तो ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट है, तो ये जस्ट मैंने यहाँ पर लिखना है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो हम इस तरह करते हैं कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान में डॉट को लगाते हैं, डॉट को पुट करते हैं। तो इस वजह से इस स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, एज वी पुट अ डॉट between vectors in case of scalar product, that's why it is also called डॉट प्रोडक्ट। इसकी समझ आ गई? डॉट प्रोडक्ट हम क्यों इसको कहते हैं? तो चलिए दोनों वेक्टर्स के दरमियान में हम डॉट लगाते हैं इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग लगानी है मैथमेटिकली, इसको आप लोगों ने समझना है। लेट सपोज मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है, मेरे पास क्या है, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। ये मेरे पास क्या है, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, लेकिन किस तरह से? ऐसे वेक्टर्स हैं कि जब ए और बी आपस में पैरेलल हो तब ये मुझे क्या करता है, मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तब ये मुझे मैक्सिमम रिजल्ट देता है, और जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तब ये मुझे ज़ीरो रिजल्ट देता है। तो ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं, ए डॉट बी को लगाते हैं, हम दोनों वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी रिजल्ट में जो क्वांटिटी मुझे मिलेगी, लेट से वो हमारे पास क्या है, सी है। अब ये सी हमारे पास क्या है, तो बेटा आप लोगों ने लाजमी इस चीज़ को नोट करना है कि ये सी जो है ये लाजमी तौर पर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, जिस तरह की वर्क डन अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, सी जो है वो लाजमी तौर पर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और साथ ही साथ जब मैं इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ ए डॉट बी का, कोई भी दो वेक्टर्स जब मैं डायरेक्टली इनको डॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये तब अलाउड होगा जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन इज वैलिड। ये इक्वेशन हम कब इस्तेमाल करेंगे, इज वैलिड व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल, जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो।
अब ये तो लाजमी बात नहीं है ना कि ए और बी लाजमी तौर पर आपस में पैरेलल हो, ये भी हो सकता है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में 15 डिग्री का एंगल आ जाए, ये भी पॉसिबल है 65 डिग्री का एंगल आ जाए, कोई भी एक एंगल पॉसिबल है। तो अगर दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं है और इनके दरमियान में कोई एक एंगल थीटा आया है, तो तब हम किस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा आप लोग हेडिंग लगा लें, फॉर अदर एंगल्स, फॉर अदर एंगल्स। अच्छा, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास इस तरह से आएगा दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर आना चाहिए कि हमने यहाँ पर कोस थीटा को क्यों इस्तेमाल किया। तो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया है कि डॉट प्रोडक्ट में हम कोस थीटा को क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर मैं दोबारा इसको डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट की कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूँगा, उसके बाद हम कोस थीटा के ऊपर भी बात करेंगे। तो आई होप ये साइड आप लोगों ने लिखा होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स। डॉट प्रोडक्ट की जो एग्जाम्पल्स होती हैं हमारे पास, अच्छा देखिए, एक तो हमारे पास है वर्क डन, और वर्क डन आप लोग जानते हो दैट एफ डॉट डी के बराबर होता है, आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो। अगर मैं इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करूँ, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो तो ये वाला सही है, अगर पैरेलल नहीं है, कोई एक एंगल थीटा इनके दरमियान में बन रहा है, तो फिर हम इसको लिखते हैं एफ डी कोस थीटा। मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी इससे रिलेटेड, लेकिन ये जब मैं कॉस थीटा वाले टर्म को डिस्कस करूँगा तो आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से इसकी जो सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज़ ई डॉट ए एंड दैट इज़ इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो ये आप लोग इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ोगे, और अगर किसी का इंटरेस्ट है तो इसकी वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन वो सेकंड ईयर से रिलेटेड है। फिर भी अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो बराबर होता है बी डॉट ए की, ये भी आप लोग इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ोगे, और ये इक्वल होता है बी ए कोस थीटा की, एट्सेट्रा। ये हमारे पास चंद एक एग्जाम्पल्स हो गए किस चीज़ की, स्केलर प्रोडक्ट की। अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो ए बी के साथ मैंने कोस थीटा को इस्तेमाल किया हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम क्यों कोस थीटा को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा हेडिंग लिखूँगा वाई कोस थीटा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे मेरा क्या मतलब है। अच्छा ज़रा देखिए, लेट्स से ये यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास हमारे पास क्या है, m है। अभी क्या होता है कि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हमारे पास फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एक एंगल थीटा बन रहा है। अच्छा, अब ये जो फोर्स है इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये जो फोर्स है इसके बन जाएंगे दो कंपोनेंट्स, एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा दिस इज़ एफ एक्स, और एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज़ एफ वाई। और ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, प्रूव भी कर चुका हूँ कि एफ वाई जो है वो बराबर होता है एफ साइन थीटा के, और एफ एक्स जो है वो बराबर होता है एफ कोस थीटा के। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर हम कोस थीटा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैंने कैलकुलेट करना है बेटा वर्क डन को, किस चीज़ को, वर्क डन को। तो वर्क डन को अगर हम देखें तो वर्क डन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट दिस इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ हो। तो ज़रा देखें, एक तो यहाँ पर एफ वाई है, एक यहाँ पर एफ एक्स है। तो आप लोग ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है क्या ये एफ एक्स की वजह से है या फिर एफ वाई की वजह से है।
तो अगर ये एफ वाई की वजह से होता तो एफ वाई की जो डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड है, तो फिर बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है एफ एक्स की वजह से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा W इज इक्वल टू एफ एक्स एन टू डिस्प्लेसमेंट। अभी ये एफ एक्स किस चीज़ के बराबर होता है, तो एफ एक्स हमारे पास होता है एफ कोस थीटा इन टू डी, या मैं लिख सकता हूँ एफ डी इंटू कोस थीटा। क्लियर हो गई बात। तो इस वजह से हम यहाँ पर कोस थीटा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इसका एक पैरेलल कंपोनेंट है। जिसके बाद मैं डिस्कस करूँगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। ये बड़ा ज़रूरी कंसेप्ट है और आप लोगों को लाजमी इसको सीखना चाहिए। इसके ऊपर आप लोगों से एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, बल्कि पूछे गए हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, इसको हम उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डॉट से। बड़ा आसान है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखिए, मेरे पास एक वेक्टर है ए और इस ए को मैं डॉट से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इसी ए के साथ। क्लियर हो गई बात। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ए इंटू कोस थीटा। क्या आ जाएगा, ए इंटू कोस थीटा। अच्छा, ए की मैग्नीट्यूड के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़रा इस डायरेक्शन के बारे में जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इनके दरमियान में एंगल कितना होगा। तो बेटा ज़रा देखिए, अगर ये मेरे पास एक वेक्टर ए है तो अगर दूसरा भी वेक्टर ए है वही सेम डायरेक्शन होगा, वही सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो मैं यहाँ पर ड्रा कर सकता हूँ, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है आ गया। अभी ज़रा देखिए, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये बन गया कि इस वाले केस में एंगल थीटा हमारे पास कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। तो पुट करें, दिस इज ए स्क्वायर इंटू काज ऑफ 0। और आप लोग जानते हो कि काज 0 जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना वो बड़ी ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये जो हमारे पास ए स्क्वायर आया है, ये जो हमारे पास ए स्क्वायर आया है, ये असल में हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़रा देखें, ये ए इटसेल्फ हमारे पास वेक्टर है, ये ए इटसेल्फ हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। लेकिन जब हमने इनको डॉट से मल्टीप्लाई किया तो उससे आ गया ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर जो है अब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा एक तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी हम दो सेम वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सी डॉट सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ए स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर जो भी आ रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है और इनको हम डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो हमारे पास कॉमन यूनिट वेक्टर्स है वो हमारे पास आई जे एंड के यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हेडिंग लगा ले, फॉर यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो ये जो हमारे पास कॉमन यूनिट वेक्टर्स है वो हमारे पास है कौन से, आई जे एंड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा पहले मैं करता हूँ फॉर सेम यूनिट वेक्टर्स। अगर हमारे पास क्या हो, सेम यूनिट वेक्टर्स हो, तो देखिए अगर मैं आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना चाहूँ डॉट के ज़रिए से, तो एक तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जब भी हम सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास ए स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को ये मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, रेट आई इंटू कोस थीटा। क्लियर हो गई बात। अच्छा,
अब एक वेक्टर भी आई है, दूसरा भी हमारे पास आई है, यूनिट वेक्टर्स है। और मैंने आप लोगों को समझाया था कि आई की डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग एक्स एक्सिस होती है। तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि यहाँ इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो कितना है, वो 0 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू काज ऑफ 0। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा कि हम डायरेक्टली इसको आई स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो इसके पीछे एक छोटी सी रीज़न है, वो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, काज ऑफ 0 हमारे पास बराबर होती है 1 के, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू 1, सो दिस इज आई स्क्वायर। लेकिन ज़रा देखें, ये आई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। तो आई की वैल्यू को पुट करें, सो दिस इज 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या रिजल्ट मिला कि जब भी हम यूनिट वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में 1 आएगा। अगर हमारे पास कोई भी जनरल वेक्टर्स है तो उसकी रिजल्ट में फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह से आएंगे। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास 1 आएगा। जिस तरह से अगर मैं लिखूँ जे डॉट जे, तो बोले शाबाश, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसी तरह से के डॉट के किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैं करने जा रहा हूँ फॉर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। अगर यूनिट वेक्टर्स हमारे पास सेम नहीं है बल्कि क्या है, डिफरेंट है। जिस तरह से मैं लिखता हूँ आई डॉट जे, तो ये बराबर होगा आई जे कोस थीटा के। अब आई जो है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, जे जो है वो है अलोंग वाई एक्सिस। दरमियान में एंगल कितना बनता है, दरमियान में एंगल 90 का बनता है। तो ये आ जाएगा आई इंटू जे इंटू काज ऑफ 90। अब काज 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है। सो दिस इज आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 इंटू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हमें पता चला कि अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। सो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जे डॉट के इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई अगेन इक्वल टू 0, क्योंकि इनके दरमियान में एंगल थीटा कितना है, इनके दरमियान में एंगल थीटा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, लास्ट जो चीज़ है आज के लेक्चर का वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग लगा लें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने आसानी से इसको समझना है तो इसका मतलब असल में ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या डॉट प्रोडक्ट में इस तरह अलाउड है, तो ज़रा देखते हैं कि क्या अलाउड है या नहीं है। बेटा ज़रा मुझे ये बताएं, ये आई डॉट आई मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है, ये 1 का रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं इस तरह करूँ कि इस आई को आगे लेके आऊँ और इस आई को यहाँ शिफ्ट करूँ तो फिर मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वही सेम 1 मुझे मिलेगा, क्योंकि एंगल दरमियान में कितना बन रहा है, 0 का बन रहा है। इसी तरह से अगर इस जे को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ और इस जे को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ अगेन वही 1 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ज़रा देखें, अगर आई को यहाँ शिफ्ट करूँ और जे को यहाँ शिफ्ट करूँ मीन जे डॉट आई में लिखूँ, तो अगर आई और जे के दरमियान में एंगल थीटा 90 है तो जे और आई के दरमियान में भी वही सेम एंगल है ना 90 का, तो अगेन मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बेटा मुझे बात ये पता चली, इस आई को आगे करने से और इस आई को पीछे करने से रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से इस जे को आगे करने से और आई को पीछे करने से रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि यहाँ पर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, होल्ड करती है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने बड़ी आसानी से आप लोगों को समझाया इंशाल्लाह, बड़े आसान अल्फाज में। तो आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।